कितने पिलर्स होने चाहिए? 4 पिलर्स। कितने होने चाहिए? 4। उसी प्रकार ग्रामर का जो बुनियाद है या जो ग्रामर नाम का स्ट्रक्चर है, ढांचा है, उसको सपोर्ट देने का काम यही 4 पिलर करता है। वर्ब, टेंस, वॉइस और नरेशन। एक चीज और समझ लो हुआ, ऐसा नहीं है कि तुम कहीं पहले टेंस बोल सकते हो और कहीं बाद में वर्ब बोल सकते हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि बिना वर्ब को पढ़े टेंस पढ़ना इम्पॉसिबल है, बिना टेंस को पढ़े वॉइस पढ़ना इम्पॉसिबल है, और बिना वॉइस को पढ़े क्या पढ़ना इम्पॉसिबल है? नरेशन। ठीक है, यानी कि यह एक क्रम है। क्या है? क्रम है। इट इज एन अप्रोप्रिएट पैटर्न। यह एक उपयुक्त क्रम है, इसी क्रम में हम लोग को पढ़ना होगा। ठीक है, अब सबसे पहले तो क्योंकि हम लोग टेंस की बात कर रहे हैं, तो आप ही लोग बताइए कि टेंस पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना आवश्यक है? क्या? वर्ब। तो यानी कि पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्ब पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक छोटा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन आप लोगों से हम पूछते हैं। आप लोग जूनियर क्लासेस से लेकर के सीनियर क्लासेस तक आप लोगों ने वर्ब को पढ़ा होगा। वर्ब के कितने काइंड्स होते हैं? कौन बता सकता है? 8। हाँ, चलिए और बताइए। कोई बात नहीं, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हिंदी व्याकरण देखो बुआ, हम कोई भी चीज बताते हैं, मेरा मूलभूत सिद्धांत है उसको उदाहरण से स्पष्ट करना। क्योंकि जब आप किसी चीज को एग्जाम्पल के बेसिस पे समझेंगे ना, तो आप उसको अपने आप से कनेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाइएगा कनेक्ट। आप लोग हिंदी व्याकरण में शब्द पढ़े हैं? शब्द का भेद बहुत सारा है, लेकिन उसका आधार अलग अलग है। जैसे अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 2, सार्थक और निरर्थक। ठीक है, अब आइए प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने रूप हैं? 4, है ना? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। उसी प्रकार वर्ब भी 2 अलग अलग हिसाब से डिवाइडेड है। एक है ऑन द बेसिस ऑफ यूज, यानी प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया कितने प्रकार का होता है? 2, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, प्रमुख क्रिया और सहायक क्रिया। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कर्म के आधार पर, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब के कितने काइंड्स है? 4। ट्रांजिटिव यानी कि सकर्मक, इनट्रांजिटिव यानी अकर्मक, और डाई ट्रांजिटिव मतलब द्विकर्मक, और कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि अपूर्ण। ठीक है, यही 4 प्रकार की क्रियाएं हैं कर्म के आधार पर। ठीक है, अब इसको हम लोग बोर्ड पे पहले विजुअलाइज कर लेते हैं और फिर समझेंगे। क्योंकि देखो, विजुअलाइज करके कोई चीज आप पढ़ने का प्रयास करेंगे ना, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर मान लीजिए हम लोग जूनियर क्लासेस में जाते हैं, तो टीचर क्या सिखाते हैं? सबसे पहले कि ए फॉर एप्पल। वहां पर अगर एक एप्पल का फोटो बना दिया जाए, तो बच्चा ज्यादा समझेगा या नहीं समझेगा? समझेगा ना। इसलिए बोर्ड पर जो टॉपिक है उसको लिख देना आवश्यक है। यह एक इम्पोर्टेंट प्रोसीड्यूर है, यानी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, इसका नोट्स क्योंकि हम पहले ही बोले हैं, तो आपको लिखना नहीं है, केवल समझिए। अब आते हैं हम लोग इधर। सबसे पहले तो जो हम लोग का डिस्कशन होगा, यानी कि जो चर्चा होगी, वो इस टॉपिक पर होगी, कोरिलेशन ऑफ विथ टेंस। यानी क्रिया का काल से क्या संबंध है, इसको पहले समझना होगा। क्रिया का काल से क्या संबंध है? वाई वर्ब इज इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द टेंस। क्यों क्रिया जरूरी है काल के बारे में जानने के लिए? तो इसका जवाब क्या है? तो देखिए, जब आप एक वर्ब का डिफिनीशन पढ़ेंगे, तो एक वर्ब का डिफिनीशन होता है, ए वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। होता है ना, अ वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। यानी कि क्रिया जो है वह एक एक्शन वर्ड है। एक्शन वर्ड है यानी कि उससे किसी कार्य के होने का बोध होता है या करने का बोध होता है। ठीक है, और भी इसका डिफिनीशन हो सकता है, जैसे अ वर्ड रिप्रेजेंटिंग एन एक्शन इज कॉल्ड अ वर्ब। ठीक है, और ये भी हो सकता है अ वर्ब रिप्रेजेंट्स एन एक्शन। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मल डिफिनीशन लिए हैं। वर्ब का डिफिनीशन क्या है? वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। अब जब टेंस का आप डिफिनीशन देखेंगे, तो वो क्या करता है? टेंस रिप्रेजेंट्स
अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी क्रिया जो है वह एक्शन को दिखाता है, और टेंस क्या दिखाता है, उस एक्शन का समय, उस एक्शन का समय, यानी जो कार्य होगा उसका बोध कौन कराएगा, क्रिया। वर्ब विल रिप्रेजेंट एन एक्शन, और उसके ठीक नीचे टेंस क्या करेगा, तो टेंस उस क्रिया के यानी उस एक्शन वर्ड के टाइम को बताएगा। किसको बताएगा, टाइम को। अब ये बताइए, जिसको ये नहीं पता होगा कि एक्शन क्या होता है, क्या उसके लिए पॉसिबल है कि वह टाइम ऑफ एक्शन समझ जाए? बोलिए, समझ जाइएगा। बिना एक्शन को जाने टाइम ऑफ एक्शन कैलकुलेट करना पॉसिबल है? तो यही कोरिलेशन है जो यह स्पष्ट करता है कि बिना वर्ब पढ़े टेंस को पढ़ना असंभव है। ठीक है, अब हम लोग वर्ब के अलग अलग क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वर्ब को अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब। देखिए, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज, यानी प्रयोग के आधार पर, देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब, यानी क्रिया के दो प्रकार हैं। पहला है मेन वर्ब। मेन वर्ब को ही क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। ठीक है, मेन वर्ब को ही क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब। दूसरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ही एक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। इसका हिंदी है प्रमुख क्रिया और इसका हिंदी है सहायक क्रिया। अब देखिए, प्रमुख क्रिया को तो हम लोग डिफिनीशन और एग्जाम्पल के बेसिस पर हम लोग समझेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहते हैं। हेल्पिंग वर्ब फिक्स है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, फिक्स है, यानी उसकी संख्या अनंत नहीं है, उसको याद किया जा सकता है, इजिली याद किया जा सकता है। पर मेन वर्ब को इसलिए इजिली नहीं याद किया जा सकता क्योंकि वह अनलिमिटेड नंबर में है। किसमें है, अनलिमिटेड, यानी असंख्य संख्या में है। तो मेन वर्ब का ही यानी प्रमुख क्रिया का ही 5 रूप होता है, जिसको वर्ब फॉर्म्स कहते हैं। B1, B2, B3, B4 और B5। अब आप देखिए, इससे पहले भी आप टेंस पढ़े होंगे, उसका स्ट्रक्चर भी देखे होंगे। बताइए, उसमें क्रिया का यही सब में से ना कोई अलग अलग रूप लगा रहता है। तो बिना क्रिया को पढ़े संभव है टेंस को पढ़ना? तो जवाब होगा नहीं। अच्छा, तो मेन वर्ब जो है 5 अलग अलग फॉर्म्स में है, और हेल्पिंग वर्ब लिमिटेड है, इसलिए उसको हम याद कर सकते हैं। ठीक है, हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं अगर नहीं समझ में आएगा तो क्रॉस क्वेश्चन या क्वेरी आप एट द टाइम कर लेंगे। ठीक है, उसको बाद के लिए पेंडिंग में रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है कि क्लास में बैठा हुआ सारा बच्चा इक्वली समझ जाए, ये इम्पॉसिबल बात है। अगर बहुत अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट बच्चों को भी बैठा दिया जाए तो सबका अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी यानी समझने की क्षमता क्या होता है, अलग अलग होता है।
दैट्स वाई अगर इफ यू हैव एनी क्यूरी और इफ यू वांट टू आस्क समथिंग अगेन, देन डू इट क्विकली, तुरंत पूछ लीजिए। अब देखो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का डिफिनीशन हम बताते हैं, बहुत नॉर्मल। मेन वर्ब कंप्लीट एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? कंप्लीट। जैसे स्लीप, स्लीप मतलब सोना। जैसे राइट, राइट मतलब लिखना। जैसे गो, गो मतलब जाना। तो यानी कि जो मेन वर्ब होगा उसका काम है पूर्ण क्रिया का बोध कराना। किसका बोध कराना? पूर्ण क्रिया का। और हेल्पिंग वर्ब का काम है इस प्रमुख क्रिया को सहायता प्रदान करना। प्रमुख क्रिया को क्या प्रदान करना? सहायता। जैसे प्रमुख क्रिया किस समय में हुई है यह बताने के लिए उसमें क्या जोड़ना पड़ता है? हेल्पिंग वर्ब। जैसे एक एग्जांपल देखो हुआ, यहाँ क्या हम लिखे हुए हैं? गोइंग। क्या लिखे हुए हैं? गोइंग। गोइंग एक मेन वर्ब है, ये अपने V4 रूप में है। अगर हम केवल गोइंग लिखेंगे तो पूर्ण काम का बोध तो हो रहा है कि जा रहा है, लेकिन क्या समय का पता चल रहा है? तो समय का पता कब चलेगा? जब इसमें हम क्या जोड़ देंगे? इज गोइंग, या आर गोइंग, या वॉज गोइंग, या वेयर गोइंग, कुछ भी हैव हैज और भी चीजें होती है। तो अब बताइए अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब को जोड़ दिया जाए तब इसके समय का भी पता चल जाता है। जैसे इज गोइंग यानी वर्तमान में जा रहा है, वाज गोइंग यानी भूतकाल में जा रहा था, है ना। अगर विल बी गोइंग है तो यानी भविष्य काल में जाएगा। ठीक है। तो प्रमुख क्रिया एक संपूर्ण कर्म को दिखाती है और उस संपूर्ण काम को सहायता प्रदान करने का काम करता है हेल्पिंग वर्ब, जिससे उसके टाइम के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है। आज हम तुम लोगों को कुछ वर्ब फॉर्म्स भी बच्चा लिखवाएंगे, उसको याद करना होगा। बिना वर्ब फॉर्म्स याद किए हुए आप जो है टेंस का कोई भी क्वेश्चन बना नहीं पाइएगा, बिना वर्ब फॉर्म याद किए। ठीक है। तो उसको सिंसियरली याद कीजिए। बात समझ रहे हैं? इससे पहले हमने कहा था कि ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज वर्ब्स कितने टाइप के हैं? दो प्रकार के। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट वर्ब कितने प्रकार के हैं? चार प्रकार के। टेंस पढ़ने के लिए हमको उन चारों प्रकार का यानी ऑब्जेक्ट के आधार पर क्रिया को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसका टेंस से कोई लेना देना नहीं है। पर ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का नॉलेज हमको होना चाहिए टेंस के लिए। ठीक है। वर्ब फॉर्म्स अगर हम पूछे किसी से रैंडमली तो कौन कौन बता सकता है? रेज योर हैंड, जो बता सकते हैं अपना हाथ उठाइए। कौन बताएगा? बताओ बच्ची, तुम बालक, तुम बताएगा वो? नहीं नहीं, ठीक से याद की बात नहीं है। आपको हम, आप कोई भी अपने हिसाब से एक एग्जाम्पल सेट कर लीजिए और उसी का पांचों फॉर्म बता दीजिए, हो गया। हाँ भर कर। तो अगर मान लो गो है तो गो का भी, गो तो V1 है, उसका V2 क्या होगा? वेंट। V3 क्या होगा? गॉन। V4 गोइंग और V5 गोज। यानी यही वर्ब फॉर्म हम लोग को लिखना है और याद करना है। खासकर उन वर्ब को ज्यादा याद करना है जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं, यानी बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। ठीक है। क्योंकि अगर कोई कहे, हम इंग्लिश के टीचर हमसे कोई कहे कि आप सारा वर्ब फॉर्म याद किए हुए हैं, तो जवाब ये होगा कि याद तो नहीं किए हैं और याद करना संभव भी नहीं है, लेकिन हम अपने अनुभव से उसको हम बदल सकते हैं, यानी लिख करके हम चेंज कर सकते हैं। तो इसका रीजन है कि हमारे एबिलिटी में और आपके एबिलिटी में अंतर है। पर आपको ये समझ में नहीं आएगा कि वर्ब फॉर्म क्रिएट कैसे करते हैं, लेकिन आप उसको याद कर सकते हैं। दैट्स वाई आप याद कीजिए। ठीक है। अभी कॉपी निकालिए क्लास वर्क में और वर्ब फॉर्म्स हम लिखवा रहे हैं, आप लोग इसको लिखिए। ठीक है। बाबू बोर्ड को जो है सो कम्प्लीटली इरेज कर दो।